इवनिंग फ्रेंड, आज हम नए टॉपिक के साथ जो सीपीसी का टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कुछ कलीग्स और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके डिमांड पर आज सीपीसी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और सीपीसी के चैप्टर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है इंजंक्शन। जो जुडिशियल ऑफिसर्स के पेरेंट्स जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? तो इंजंक्शन का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर, या इसको दूसरे शब्दों में अनदर वर्ड इसको हम कह सकते हैं, ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है, उसी ऑर्डर को इंजंक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये इंजंक्शन जो है वो सीपीसी कहां डील करता है। तो इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो सीपीसी का ऑर्डर 39 और रूल्स 1 to 5 में डील किया गया है। अब इसमें देखेंगे कि इंजंक्शन होता क्या है फर्स्ट, और कितने टाइप्स के इंजंक्शन है, इंजंक्शन के क्या क्या टाइप्स है, प्रोसीजर क्या है इंजंक्शन ग्रांट करने का। तो ये सब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इंजंक्शन वर्ड है वो सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल्स 1 to 5 में टेम्पररी इंजंक्शन को डील करता है, लेकिन सीपीसी में इंजंक्शन का डेफिनेशन, इंजंक्शन का टाइप्स, ये सब सीपीसी में डील नहीं किया गया है। और इसको जानने के लिए, इंजंक्शन को जानने के लिए हम लोगों को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 37 और सेक्शन 38 है, उसको देखेंगे तो इंजंक्शन के विषय में जानकारी होगी। साथ साथ सीपीसी का सेक्शन 94 का सबसेक्शन 3 में भी इंजंक्शन को डील किया गया है। तो इंजंक्शन चैप्टर को पढ़ने के लिए या क्लियर कंसेप्ट होने के लिए हमको पढ़ना होगा ऑर्डर 39, रूल्स 1 to 5 ऑफ द सीपीसी, साथ साथ सेक्शन 94 सबसेक्शन सी ऑफ द सीपीसी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 37 एंड 38 पढ़ना होगा, और उसके साथ जो सीपीसी का जो 151 सेक्शन है जिसमें कोर्ट को इनहेरेंट पावर है उसको भी देखना होगा। तो आज हम इंजंक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंजंक्शन को जो टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है वो 2 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन है। एक टेम्पररी इंजंक्शन है और दूसरा जो इंजंक्शन है वो
परपेचुअल इंजंक्शन, जिसको परमानेंट इंजंक्शन भी कहा जाता है। अब टेम्पररी इंजंक्शन वर्ड से ही क्लियर है कि यह एक वैसा इंजंक्शन है, वैसा स्टे है, स्टे ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा जो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द स्पेसिफाइड टाइम के लिए। तो वैसे इंजंक्शन को टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। और जहां टाइम निर्धारित नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, परमानेंट इंजंक्शन दिया गया है हमेशा के लिए, तो वैसा इंजंक्शन को परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि टेम्पररी इंजंक्शन जो है, जो ऑर्डर 39 रूल 125 में डिस्कस किया गया है सीपीसी का, उसमें देखेंगे कि टेम्पररी इंजंक्शन भी है, वो टू टाइप्स के हैं। टू टाइप्स ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन है। एक है फर्स्ट जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन उसको कहते हैं, या प्रिवेंटिव इंजंक्शन। और जो सेकंड है उसको कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या प्रिवेंटिव इंजंक्शन जो टेम्पररी इंजंक्शन का एक पार्ट है, उसमें कहा जाता है कि प्रोहिबिट करता है कोर्ट जो है उस प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के द्वारा या प्रिवेंटिव इंजंक्शन के द्वारा पार्टीज को, जो शूट के जो पार्टीज हैं, उनको प्रोहिबिट करता है कि ऐसा नहीं करो। प्रिवेंट करता है, कुछ काम करने के लिए प्रिवेंट करता है कि ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो जिसमें कोर्ट ये आदेश पारित करता है पार्टीज को कि ये काम नहीं करो, रोकता है, तो वैसा इंजंक्शन ऑर्डर को प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या प्रिवेंटिव इंजंक्शन कहते हैं, जो टेम्पररी इंजंक्शन का कैटेगरी में आता है। अब है कि टेम्पररी इंजंक्शन का जो दूसरा कैटेगरी है वो है मैंडेटरी इंजंक्शन। अब मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि मैंडेट करना, कोर्ट उसमें डायरेक्शन इशू करती है पार्टीज को कि कुछ करो, टू डू समथिंग, कुछ करने का डायरेक्शन देता है मैंडेटरी इंजंक्शन में। कि जैसे कोई सूट प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है और कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए अगर आदेश इंजंक्शन के थ्रू देता है कोर्ट, तो उसको कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। उसी तरह से कोई शूट लैंड है या शूट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई पार्टी के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने का जो ऑर्डर इंजंक्शन के थ्रू दिया जाएगा उसको कहा जाएगा प्रिवेंटिव इंजंक्शन या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। तो ये डिफरेंसेस है मैंडेटरी इंजंक्शन और प्रिवेंटिव इंजंक्शन या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। अब है हम लोग क्या देखें कि टेम्पररी इंजंक्शन का टू टाइप्स देखें, प्रोहिबिटरी या प्रिवेंटिव इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। और इसके अलावे जो इंजंक्शन को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वो था टेम्पररी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन। तो टाइम के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ टाइम जो क्लासिफाई किया गया, कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए फॉर सर्टेन पीरियड, फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई ऑर्डर इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है तो वैसा इंजंक्शन को हम लोग टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं।
और वैसा इंजंक्शन ऑर्डर जो हमेशा के लिए परमानेंटली दिया जाता है, तो वैसे इंजंक्शन ऑर्डर को परमानेंट इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं या परपेचुअल इंजंक्शन कहा जाता है। अब हम देखेंगे ये परपेचुअल इंजंक्शन और टेम्पररी इंजंक्शन सीपीसी डिफाइन नहीं किया है, बल्कि जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पढ़ेंगे सेक्शन 37 और 38, तो उसमें जो है डिस्कस किया है टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस। अब इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑर्डर 39 का रूल 125 में है। अब हमको देखना है कि टेम्पररी इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है और टेम्पररी इंजंक्शन कब फाइल किया जाएगा और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में, किस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो कोर्ट जो है पार्टीज को इंजंक्शन ग्रांट करेगी, ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जब भी इंजंक्शन का पिटीशन, टेम्पररी इंजंक्शन का पिटीशन कोर्ट में लाया जाएगा, तो वो जो इंजंक्शन पिटीशन आएगा, जो फाइल किया जाएगा, जो पार्टी के द्वारा फाइल किया जाएगा, तो वो आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट फाइल करने के बाद, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद ही फाइल किया जा सकता है। और ये आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट एंड इवन आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट और आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड डिक्री, उसके बाद भी टेम्पररी इंजंक्शन फाइल किया जाता है। तो टेम्पररी इंजंक्शन में जो है उसमें कोर्ट जो है वो केस का मेरिट को नहीं देखती है, मेरिट को नहीं देखेगा। टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए कोर्ट प्राइमा फेसी केस, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टाइटल है, उस टाइटल को जो पार्टीज टू द सूट, आइदर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट, जो क्लेम कर रहा है, तो उसका जो है वो टाइटल से रिलेटेड प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट, प्राइमा फेसी केस को देखेगा। तो इंजंक्शन में, टेम्पररी इंजंक्शन या इंजंक्शन में मैं ये बता दूं कि इंजंक्शन पिटीशन प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है और डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है। अब किस परिस्थिति में, किस स्थिति में, कौन सा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में इंजंक्शन पिटीशन फाइल होगा? तो सपोज कीजिए कि एक पीस ऑफ लैंड है जो जिसमें दो पार्टीज क्लेमेंट है। पार्टी ए क्लेम कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है वो ए का है, और बी भी जो है वह इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट उस पर्टिकुलर लैंड में कर रहा है। तो इस स्थिति में जो ए जो है वो शूट इंस्टीट्यूट करेगा अगेंस्ट बी, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का टाइटल के लिए। और जब केस इंस्टीट्यूट हो गया ए के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा,
और इंस्टीट्यूट होने के बाद जो बी डिफेंडेंट है वो उसी पर्टिकुलर लैंड में इनक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया बाय इरेक्टिंग अ बाउंड्री वॉल। अब उस स्थिति में अगर वो बाउंड्री वॉल दे देता है डिफेंडेंट, तो जो प्लेंटिफ जो केस इंस्टीट्यूट सूट लाया है वो डिस्पोजेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्पोजेशन का स्थिति में सर्कमस्टांसेस में ए जो है वो कोर्ट में टेम्पररी इंजंक्शन जो ऑर्डर 39 में ला सकता है और वो कोर्ट से यह डिमांड कर सकता है कि बी जो है वो मेरे पर्टिकुलर लैंड, मेरे जो शूट लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप उसे रोके। तो जो रोकने के लिए, कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए जब एप्लीकेशन इंजंक्शन का एप्लीकेशन देगा तो वो टेम्पररी इंजंक्शन को हम लोग कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन या प्रिवेंटिव इंजंक्शन, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और अगर इंजंक्शन का पिटीशन ये देता है कि नहीं, ये जो डिमोलिश कर दिया गया है, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया जाए, तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होगा। तो जनरली जो है मैंडेटरी इंजंक्शन जो है और टेम्पररी इंजंक्शन जो है उसमें कोर्ट जो है वो प्राइमा फेसी केस और जो प्लेंटिफ या जो डिफेंडेंट्स है उनको प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश करना पड़ता है। द प्लेंटिफ आइदर द पार्टी हैज टू इस्टेब्लिश द प्राइमा फेसी केस इन हिज फेवर और इन देयर फेवर। और सेकंड जो है, देखिए इंजंक्शन के लिए एक गाइडलाइन भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो गाइडलाइन कोर्ट के लिए इशू किया गया था, और वो गाइडलाइन है जो पास किया गया था गुजरात बॉटलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कोका कोला में, जिसमें चार गाइडलाइंस दिया गया था कोर्ट के लिए कि कोर्ट को जो है, कोर्ट हैज टू सी प्राइमा फेसी केस व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ द इंजंक्शन पिटीशन, और सेकंड है कि कोर्ट को देखना है इरिपेरेबल लॉस, और थर्ड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, एंड फोर्थ जो है कि पार्टी को, ये कोर्ट को देखना है कि पार्टी जो है वो कोर्ट में जो आया है वह कम विथ क्लीन हैंड्स आया है या नहीं आया है। तो ये चार गाइडलाइंस हैं और ये चार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कोर्ट को टेम्पररी इंजंक्शन पार्टीज के फेवर में डिसाइड करना है। तो प्राइमा फेसी केस क्या है? तो जैसे ए ने शूट लाया और वो जब इंजंक्शन पिटीशन फाइल कर रहा है तो उसको प्रूव करना है कि जिस लैंड के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए शूट लाया गया है उसका जो प्राइमा फेसी टाइटल, प्राइमा फेसी केस प्लेंटिफ के फेवर में है, उसके लिए वह डॉक्यूमेंट फाइल किया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो वो कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और कोर्ट को लगेगा डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद, डॉक्यूमेंट को स्क्रीनिंग करने के बाद कि प्राइमा फेसी केस जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में है और टाइटल जो है, प्राइमा फेसी टाइटल जो है प्लेंटिफ के फेवर में है, तो उस स्थिति में उसे टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। ये फर्स्ट गाइडलाइन है। सेकेंड जो कोर्ट को देखना है, इरिपेरेबल लॉस। इरिपेरेबल लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर शूट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द शूट, अगर बी किसी पर्टिकुलर जो लैंड इन डिस्प्यूट्स या सूट प्रॉपर्टी जो है उस पर बी इंक्रोचमेंट कर रहा है, डिस्पोजेस कर रहा है, अगर इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाता है ए के फेवर में तो ए को इरिपेरेबल लॉस होगा, मतलब उसका लॉस को भरपाई नहीं किया जा सकता, कंपनसेट नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये देखेगा कि इरिपेरेबल लॉस अगर जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट जो इंजंक्शन
एप्लीकेशन जो इंजेक्शन एप्लीकेशन जिसने लगाया, जो एप्लीकेंट है, उसका अगर इरेपरेबल लॉस हो रहा है तो ये भी कोर्ट को देखना होगा कि इरेपरेबल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिपरेबल लॉस है तो उस स्थिति में कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। और थर्ड जो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब होता है कि जो पार्टीज टू द सूट है वो दोनों का जो कन्वीनियंस जो है वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इंजंक्शन ग्रांट करने के बाद या अगर इंजंक्शन दे दिया जाता है किसी एक पार्टी को, प्लेंटिफ को, और उस इंजंक्शन ऑर्डर के कारण अगर बी को इनकन्वीनियंस, बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है और वहां पर जो कन्वीनियंस है इम्बैलेंस हो गया है, तो उस स्थिति में भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होगा तभी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। और फोर्थ गाइडलाइन है कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टीज टू द सूट, इंजंक्शन जो एप्लीकेंट है इंजंक्शन का, उसको कोर्ट को देखना है कि वो विथ क्लीन हैंड आया है या नहीं। ये 4 पैरामीटर्स हैं, 4 गाइडलाइंस हैं। ये देखने के बाद ही जो है वो कोर्ट इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एंड इवन आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और हमने पहले भी बता चुका है, इंजंक्शन पिटीशन के लिए ऑर्डर 39 सीपीसी का इन्वोक किया जाएगा, साथ साथ 151 सेक्शन सीपीसी का, 94 सबसेक्शन सी, और उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 37 और 38 है, पढ़ने के बाद वो सारा जो भी इंजंक्शन से रिलेटेड कानून है, लॉ है, वो क्लियर हो जाएगा। इस इंजंक्शन को काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताया, क्योंकि अगर इंजंक्शन डिस्कस किया जाएगा तो कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये इंजंक्शन के विषय में बताया। बाकी बुक्स और केस लॉज अगर पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल जो इंजंक्शन से रिलेटेड लॉ है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।